हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना आरवीएस पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड सेम के बीआईटी की क्लास में आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के बारे में यूनिट 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के बारे में आपको बताऊंगा। इवोल्यूशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे टाइम टू टाइम जो है टेक्नोलॉजी चेंज हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके बारे में मैं आज आपको आपके इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। तो सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और एक और है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 5 प्रकार के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बैच की बात करते हैं तो कुछ पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर्स चला करते थे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का कंप्यूटर का कंसेप्ट क्या है कि जो है एक सीपीयू है और एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम और एक यूज़र प्रोग्राम अपना देता है और उसको जो है प्रोसेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सीपीयू के पास भेजता है और उसे प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट रिजल्ट मिलता है। तो पहले जो इनपुट डिवाइस के द्वारा हम देते थे डेटा को, तो कार्ड पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप डिस्क के रूप मैग्नेटिक टेप जो ड्राइव्स होती थी, सॉरी डिस्क नहीं, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप टेप ड्राइव के रूप में हम देते थे। तो पंच कार्ड जो होते थे वो कैसे होते थे? एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि पंच कार्ड एक गत्ते को अगर हम जो है एक गत्ता है, वर्गाकार या आयताकार गत्ता है और उसमें जो है हमने जो है कुछ होल कर दिए हैं और उस होल के अंदर, जिस होल के अंदर जो है हमारा डेटा पास हो जाता है वो 1 होता है और बाकी जिसमें जो है पास नहीं होता वो 0 हो जाता है, यानी कि उधर लाइट ट्रांसफर हो गई तो वो 1 पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब जो है हमारे जो पिक्सल है वो वहाँ पे चले गए। तो इस तरीके से पंच कार्ड के द्वारा हम डेटा को देते थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डेटा जो है पंच कार्ड के द्वारा जाता था 1 बाई 1, यानी कि हमारा जो जॉब है, अब यहाँ जॉब क्या है? जॉब जो है हमारा एक प्रोग्राम है, यानी कि पहले हम अपना प्रोग्राम बनाते थे, साथ में उसी में इनपुट देते थे और साथ में उसका कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी होता था। उसको हम पूरा एक जॉब कहते थे। ठीक है? आज हम लोग क्या कहते हैं? आज हम लोग जो है जो भी जॉब को देखते हैं तो वो इंटरेक्टिव जॉब होता है। पहले इंटरेक्टिव जॉब नहीं होता था। इंटरेक्टिव का मतलब कि मान लिया एटीएम मशीन में हम जाते हैं, अपने जो है एटीएम कार्ड को उसमें पुश करते हैं, पुश करने के बाद वो 1 बाई 1 हमें से जो है इनपुट माँगता रहता है कि पहले अकाउंट नंबर और फिर कितने अमाउंट आपको चाहिए, कितना जो है, तो ये 1 बाई 1 प्रोसेस वो आपसे इनपुट करवाता रहता है। तो दिस इज़ द इंटरेक्टिव। ठीक? लेकिन पहले जो होता था, पहले प्रोग्राम इंटरेक्टिव नहीं होते थे, जो जॉब होते थे वो इंटरेक्टिव नहीं होते थे। यानी कि हमें पहले प्रोग्राम में ही जो है इनपुट देना पड़ता था और इनपुट देने के साथ-साथ उसके कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी इनपुट क्या हमारे नंबर्स हैं, उन मान लीजिए हमें कोई ऐड करना है तो क्या नंबर्स हैं वो नंबर हमें इनपुट करना पड़ता था। क्या ऑपरेशन करना है तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के रूप में ऑपरेटर्स भी देते थे हम, कि प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इस तरीके से जो है हम चीज़ें देते थे। तो तब जो है वो एक पूरा जॉब माना जाता और वो जॉब पंच कार्ड के माध्यम से हम जो है अपने सिस्टम में डालते थे। सिस्टम में डालने के बाद वो जो है उसको प्रोसेस करता था, सीपीयू उसे प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट रिजल्ट देता था। तो आउटपुट जो रिजल्ट मिलता था वो भी पंच कार्ड के माध्यम से मिलता था। तो ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो इस प्रकार से प्रोसेस होता था। तो यानी कि हमारा जो जॉब है वो एक बैच है और बैच 1 बाई 1 बैच जो है हमारा क्लियर होते थे, इनपुट होते थे और सीपीयू से प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट लेता था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि सीपीयू हमारा एक डिजिटल है और जो है बहुत तेज़ी से फास्ट चलता है
और ओएस हमने हमने जो पंच कार्ड से हमने एक जॉब दिया तो क्या होता था, बहुत धीरे से गया। पहले तो एक जॉब बनाने में हमें पूरा तैयारी करनी पड़ती थी। अब जॉब का मतलब क्या है कि मान लिया हमें कोई प्रोग्राम है तो हमें फोरट्रान से उसे जो है लिंक कराना है। फोरट्रान में वो प्रोग्राम चलाना है तो फोरट्रान का हम जो है कंपाइलर उसमें देंगे जा करके। ठीक है, कोबोल है, कोई सी लैंग्वेज है, सी का हम कंपाइलर उसमें लोड करेंगे। कंपाइलर के बाद में उसमें जो है हम इनपुट डेटा लोड करेंगे, फिर इनपुट के साथ में उसमें ऑपरेशन क्या करना है वो भी लोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें लोड करनी पड़ती हैं, और लोड करने के बाद उसे प्रोसेस करेगा। तो उसमें सीपीयू को क्या होता है, जब हमने एक तो हमने दे दिया, चलिए दूसरा जब हम देंगे तो दूसरा लोड करने में फिर टाइम लग रहा है। तो सीपीयू जो है बहुत फास्ट है, वो तो प्रोसेस करके बैठ गया, दूसरा जब आएगा तो वो इंतजार करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो है इंस्ट्रक्शन बहुत धीरे धीरे जो है देने के कारण सीपीयू जो है आइडल रहता था और वर्क जो है धीरे धीरे हो पाता था। तो यहाँ पर जो है स्पीड की मिसमैच कंडीशन बन जाती थी। ठीक है ना, तो इनपुट और सीपीयू के बीच में जो मिसमैच स्पीड की है, वो जो है स्पीड की मिसमैच बनी रहती थी। और मेमोरी लो होती थी। एक्चुअली में पहले बहुत कम मेमोरी हुआ करती थी, केबी में, और केबी बाइट बहुत, बस इतना सफिशियंट होता था। एमबी में तो बहुत बड़ी फाइलें मानी जाती थी उस समय। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो है अब इस जॉब को जैसे वन बाय वन तो कुछ इम्प्लीमेंट किया गया। उसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया गया। इम्प्लीमेंट करने के कारण जो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जो है यूज किया गया। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंज किए गए। उनका ठीक है, यूजर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में कि ये यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 अप टू एन यूजर्स हैं। और उन यूजर्स के जो जॉब हैं, एक जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब एन तक। ठीक है, इन जॉब में जो हर यूजर के अपने अपने जॉब हैं, और उन जॉब को एक ऑपरेटर, इंटरनल ऑपरेटर, एक मीडिएटर, एक तरीके से कह सकते हैं मीडिएटर जो है वो आपके जॉब को जो है पहले तो इकट्ठा करेगा, है ना, अपने पास रखेगा, और उनको अच्छी तरह से देख करके और उसके जो है बैचेस बना देगा। अब बैचेस कैसे बनाएगा, वो अपने सहूलियत के अनुसार बैचेस बनाएगा। मान लिया कि एक ही प्रोग्राम के एक ही जो है सॉफ्टवेयर के जो है प्रोग्राम्स हैं, तो एक ही सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स यहाँ पर रख लिए, दूसरे सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स यहाँ पर रख लिए। मान लिया सी में किसी ने प्रोग्राम बनाया तो यहाँ पर रख लिया, किसी ने कोबोल में प्रोग्राम बनाया तो इसके उस जॉब के रख लिए, किसी ने फोर्ट्रान का बनाया तो उसका अलग से बैच बना लिया। इस तरह से अलग अलग बैच, अलग अलग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बना लिए, जिससे जो है उसे और हर एक बैच को वो सीपीयू के पास भेजता जाएगा। तो सबसे पहले एक ही बैच पूरा नहीं भेजेगा, वो बैच के सीक्वेंस के आधार पे जो है जॉब को भेजता जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसे बार बार जो है उस बैच से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसको लोड करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पहले मान लिया हमने एक प्रोग्राम चलाया फोर्ट्रान का, फोर्ट्रान में हमने उसमें डेटा दिया, सब कुछ दिया, फिर उसके बाद उसको सीपीयू के पास भेजा, सीपीयू ने प्रोसेस किया। जब दूसरा हमने जॉब तैयार किया तो उसमें मान लिया कोबोल से संबंधित प्रोग्राम था, कोबोल संबंधित प्रोग्राम, तो अब कोबोल का कंपाइलर डलेगा उसके अंदर, फिर उसको चलाया जाएगा, फिर उसमें जो है इनपुट और फिर वो पूरा बैच। तो इस तरीके से पूरी चीजें उसमें देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये चीज कंडीशन खत्म हो गई कि एक ही बार में जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोग्राम थे वो सारे के सारे एक बार में सीपीयू के पास वन बाय वन पहुंच गए, और सीपीयू से प्रोसेस करता रहेगा। इससे सीपीयू अपना वर्किंग करता रहेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि इनपुट डेटा हमारे पास एक साथ पहुंच चुके हैं बहुत सारे। तो इससे क्या हुआ कि लोड करने में हमें टाइम कम लगा, क्योंकि एक ही कंपाइलर के बहुत से प्रोग्राम को हम एक ही समय में पूरा कर रहे हैं। ठीक है ना, और मेमोरी की लिमिटेशन भी जो है यहाँ पर थोड़ी सी ऑलरेडी बनी हुई है। मेमोरी की लिमिटेशन तो बनी हुई है। तो द यूजर हु यूजिंग अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो बैच प्रोसेसिंग में जो है यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो यूज कर रहा है, डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं है यूजर, बीच में क्या है मीडिएटर काम करेगा।
ठीक है। ईच यूजर प्रिपेयर इट्स जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड एंड सबमिट इट टू कंप्यूटर ऑपरेटर। पंच कार्ड के द्वारा ही, जैसे कि मैंने बताया कि ऑफलाइन डिवाइस के द्वारा ही जो है हम अपने डेटा को देंगे और डेटा को सबमिट करके कंप्यूटर ऑपरेटर उसे सबमिट करेगा, इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने के बाद वो वन बाई वन सीपीयू के पास भेजेगा। तो इससे जो है कुछ कंडीशंस अच्छी भी हुई। कंट्रोल ओवर टाइम फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का जो के लिए जो टाइम था जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल कम कम लगता है, लेकिन जो है फिर भी जो है आगे रिड्यूस सेटअप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। एक तो इसका सेटअप बहुत कम पड़ता है और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इसकी कम है। ऑपरेटर मोर एप्लीकेबल फॉर लोडिंग जॉब्स, ऑपरेटर जो है मोर एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना, लोडिंग जॉब्स करने के लिए बहुत एक्टिव होना चाहिए। लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड जॉब, यूजर और जॉब के बीच में कोई और तो है नहीं, यूजर और जॉब के बीच में बहुत सारे झोलमाल टाइप के हैं, है ना, कह सकते हैं कि झोलमाल टाइप का है कि जो है वहाँ पे यूजर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट है नहीं उसका, तो यूजर और जॉब के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है कि कितनी देर में काम होगा, क्या होगा, कोई पता नहीं है। टाइम डिले इन गैदरिंग डेटा, अगर बहुत सारा डेटा एक साथ पहुंच जाएगा तो उसमें टाइम भी लग सकता है, ठीक है, स्टोर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बल्क प्रोसेसिंग, अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग उसके पास पहुंच गई तो भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो टाइम डिले जो है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एरर आर करेक्टेड आफ्टर द प्रोसीजर, सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपाइल या इंटरप्रेटर जो भी है पहले जो है प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद यानी कि हमने पूरा प्रोग्राम इनपुट के साथ में सब कुछ दे दिया और फिर इसके बाद जब वो वहाँ पहुँचा उसके बाद जो है हमें मालूम पड़ा कि इसमें ये गलती है, ठीक। तो प्रोसेस जो है, प्रोसेस होने के बाद हम जो है डेटा को करेक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमने दी है प्रोग्राम को करेक्ट करने का सिस्टम, तो प्रोसेस करने के बाद ही हम उसको करेक्ट कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है कुछ मिला के नई टेक्नोलॉजी थी बैच प्रोसेसिंग, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं मिली और आगे टेक्नोलॉजी को सहारा करने के लिए जो है बेटर जो है अचीवमेंट आए। और अब हम जो है नेक्स्ट आते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट और सर्वर, दैट मीन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से जो है नेटवर्क जाल की तरीके से काम करता है, ठीक है। और इसमें आप इसको आप हर जगह देख सकते हैं, आप बैंक में जाइए या कहीं भी ऑफिसों में जाइए तो वहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में आपको सिस्टम्स लगे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक जो है मेन सर्वर होता है और सर्वर से जो है सभी सिस्टम्स को बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सर्वर है और सर्वर से जो है बहुत सारे क्लाइंट अटैच हैं, इनको हम क्लाइंट्स कह सकते हैं, ठीक है। एक एक सर्वर और ज़्यादा आपको बड़ा करने के लिए वहाँ पर दो सर्वर भी ये हैं। एक सर्वर मेन सर्वर हो गया, उससे जो है हब आया, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया गया है, स्विच से फिर एक इंटरनल सर्वर इन्होंने यूज़ किया और इंटरनल सर्वर को यहाँ से यूज़, तो कहने का मतलब वहाँ पर एक क्या होगा, आपका सर्वर होगा और क्लाइंट्स होंगे और स्विचेस भी हो सकते हैं और एक फायरवॉल भी होता है। फायरवॉल होती है एक टेक्निक होती है जिससे जो है हम अपने जो यूजर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि जो है उनको क्या परमिशन दी जाए वो भी। तो एक तरीके से सर्वर जो है एक आपका एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी काम करता है, ठीक है। यानी कि पूरी क्लाइंट को कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत बेटर होता है कि आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या परमिशन देनी है वो परमिशन सर्वर पे डिपेंड होता है, ठीक। लेकिन बहुत बड़े डिसएडवांटेज भी होते हैं क्योंकि ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, सर्वर पे डिपेंडेंट होता है जनरली और इसके अलावा जो है इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है ना। और तो network operating system run on a server and provides server the capability to manage data, user groups, security, applications and other networking function. The
प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू अलाउ शेयर फाइल। तो कहने का मतलब हम जो है जो भी फाइल देते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो क्लाइंट काम कर रहा है, यहाँ पर जो क्लाइंट काम कर रहा है, वो क्लाइंट का जो वर्क है वो सबसे पहले कहाँ पर जा रहा है, सर्वर में जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि हम एक ही वर्क को कई जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सर्वर को क्यों, लेकिन वो जाएगा कहाँ, पहले सर्वर में जाएगा और सर्वर से वो डिस्ट्रीब्यूट दूसरी जगह हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विंडो का जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है। सॉरी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल है जैसे 2003 नेटवर्क ऑपरेटिंग से विंडो सर्वर 2003 है, 2008 भी है, और विंडो एनटी है, नोवेल नेटवेयर है। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर बिकम्स पॉसिबल। एक तो आपका आप जो है ज़रूरी नहीं है कि जो है आप सॉफ्टवेयर की या फाइलों की शेयरिंग कर सकें, आप हार्डवेयर की भी शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया आपको यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसी इसी सिस्टम से आप चाहते हैं कि दूसरे सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर आपने विंडोज 7 में काम किया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसमें भी विंडोज 7 हमने इंस्टॉल नहीं किया, ऑटोमेटिक हम काम कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एम एस ऑफिस में काम कर रहे हैं और एम एस ऑफिस यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी आप परमिशन दे सकते हैं। आप प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंटर आपने एक सिस्टम एक जो है सीपीयू में प्रिंटर, यूजर ने प्रिंटर लगा रखा है, उस प्रिंटर को आप जो है अपने नेटवर्क में भी शेयर कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रिंट देगा वो आपके पास शेयर हो जाएगा। तो ये होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर बिकम पॉसिबल, यानी कि आप प्रिंटर को शेयर कर दिया आपने, ठीक है ना, हार्डवेयर। यूज ऑफ हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर, एक बहुत जो आपका वर्क है वो सेंट्रलाइज, बहुत बड़ा जो है स्टेबिलिटी होती है सेंट्रलाइज सर्वर की, उसका जो है सबसे बड़ा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो भी वर्क है वो सारा वर्क जो है आपका सेंट्रलाइज है। ठीक है, सर्वर मैनेज सिक्योरिटी, सर्वर टाइम टू टाइम सिक्योरिटी भी करता रहता है। ठीक है, सिक्योरिटी को भी मैनेज कर सकता है, किस यूज़र को आपको चलाना है, किस यूज़र को नहीं चलाना है, वो भी जो है वर्क कर सकता है। ठीक, तो इस तरीके से जो है वो सभी कार्य जो है करता है। तो यहाँ पर जो है मैनेज कर सकता है सिक्योरिटी को, किस तरीके से यूजर को कितना परमिशन देनी है, उसे फाइल कॉपी करने की परमिशन है कि नहीं है, उसे जो है कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की परमिशन है कि नहीं है, ठीक है, डिलीट करने की परमिशन है कि नहीं है, जो भी परमिशंस हैं वो सारी परमिशन जो है सर्वर पे डिपेंड होती है। सर्वर चाहे तो उसमें रोक लगा सकता है। रिमोट एक्सेस टू सर्वर पॉसिबल, एक तरह से रिमोट की तरीके से भी काम करता है वो सर्वर। हाई सर्वर कॉस्ट, एक तो सर्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि सर्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी। डिपेंडेंसी ऑन अ सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन, डिपेंडेंट है सेंट्रल लोकेशन में, ठीक है ना, यानी कि सेंट्रलाइज जो सर्वर है उस पे डिपेंड है। अगर मान लिया आपके मेन सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करते रहना पड़ेगा आपको। अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेशन, अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे और बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्योंकि आपका डेटा जो है वो सब उसी में ही है, सेंट्रल में, सेंट्रलाइज में है, और अगर वो खराब हो गया तो आपके सारे सिस्टम भी नहीं चलेंगे, कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा और उसका वर्क आपका बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड है पूरी तरह से सेंट्रलाइज सर्वर में। ओके, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो पीर टू पीर। पीर टू पीर का मतलब दो जो है सिस्टम है, और दोनों सिस्टम को एक वन बाई वन हम जो है ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द पीर टू पीर कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर से। तो दिस इज द पीर टू पीर। ओके, और क्लाइंट सर्वर जो कि अभी हमने आपको बताया है कि एक सर्वर है और उसमें आपके क्लाइंट्स लगे हुए हैं उसमें साथ ही साथ, तो दिस इज कॉल्ड अ क्लाइंट सर्वर। तो ये आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। और नेक्स्ट आप देखिए
नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सारे जो इसमें आपने चित्र में देख रहे हैं आप आज के इसका कि कम्युनिकेशन नेटवर्क है, यहाँ पर सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, यानी कि पूरा एक ऑटोनोमस सिस्टम है आपका। ठीक है, सब में जो है अलग अलग अपना एक सिस्टम है, और सब में जो है यानी कि सारे ऑटोनोमस सिस्टम नेटवर्क के अंदर डिस्क सॉफ्टवेयर से लिंक कर दिए जाते हैं। सब अलग अलग तरीके से जो है आपस में लिंक है। ठीक है, और चूंकि कोऑर्डिनेट आपस में ये करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम use multiple central processor to serve multiple real time applications and multiple users। ठीक है, एक ही समय में रियल टाइम एप्लीकेशंस के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सब जो है पूरे जो है सर्वर से ही कनेक्टेड हैं। यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को सारे ऑटोनोमस सिस्टम नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, और इन सिस्टम्स को नेटवर्क से आपस से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसके द्वारा? एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उससे जो है इन सबको जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट रखते हैं, कोऑर्डिनेट करने में सहायक होते हैं। इससे हम जो है आपस में एक दूसरे को शेयर डेटा, फाइल्स, हार्डवेयर डिवाइस और जो भी मिडिल वेव है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सभी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सभी को जो है कॉमन सर्विस प्रोवाइड कर देता है, और कॉमन सर्विस प्रोवाइड करने से क्या होता है कि सारे काम इजीली तरीके से हो जाते हैं, और एक दूसरे के पास जो है हेल्प लेने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स। डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द प्रोसेसर। ये सभी में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तभी ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और साथ में नेटवर्क के द्वारा ही इसे इंटरकनेक्ट किया जाता है। तो द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन सच एज हाई स्पीड बसेस और टेलीफोन लाइन्स। इनको जो है टेलीफोन लाइन्स के द्वारा, वही कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है सब में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डाल दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो स्पीड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ डेटा विद वन अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक, इफ वन साइड फेल्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द रिमेनिंग साइड कैन पोटेंशियली कंटिन्यू ऑपरेटिंग। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर जो है अ, अ, कोई भी एक सिस्टम खराब हो जाता है तो उसका इफेक्ट किसी और सिस्टम में नहीं पड़ेगा, जबकि नेटवर्क में ऐसा है कि अगर सर्वर खराब हो गया तो बाकी जो है क्लाइंट क्या होंगे? चुपचाप बैठ जाएंगे। ठीक है, और इसके दो उदाहरण मिलते हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट। डिस्ट्रीब्यूटेड का जहां बात आती है वहां इंटरनेट की हम बात करते हैं। तो इंटरनेट जो है और मेन इंट्रानेट, दो एग्जाम्पल हैं इसके। तो इंटरनेट तो आप लोग जानते ही हैं कि सभी जो है सिस्टम्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। इंटरनेट कंसेप्ट क्या है? जहां पर मान लिया इंटरनेट 5% लोग काम कर रहे हैं, मान लिया है ना, अलग अलग तरीके से 5% काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम में काम कर रहे हैं, और वो अलग अलग सिस्टम में काम करने के साथ साथ आपस में एक दूसरे को शेयरिंग करना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि हम एक तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहें। तो इंटरनेट ये सुविधा देता है कि 5 के अलावा कोई छठा नहीं आएगा, और उन्हीं के बीच में ही वो सारी फाइलें रहेंगी। तो दिस इज कॉल्ड अ इंट्रानेट सर्विस। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? सभी जगह फैल जाता है। इंट्रानेट क्या है कि वो जितने भी आपने पर्टिकुलर पर्सन्स हैं उनके बीच, उनके दायरे में रह करके ही वर्क करना है। तो दिस इज कॉल्ड द इंट्रानेट। ठीक है, तो शेयर अमॉन्ग देम इज कॉल्ड द इंटरनेट। आपस में आप शेयर कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। बेटर सर्विस टू द कस्टमर, कस्टमर को पूरी सर्विस मिलती है, जो कि इंटरनेट सबसे बेस्ट उदाहरण है। रिड्यूक्शन ऑफ लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर, सबसे बड़ी चीज़ है होस्ट, जो कंप्यूटर है जो होस्ट कर रहा है उसके पास जो है बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। ठीक है ना,
रिडक्शन ऑफ डिले इन डाटा प्रोसेसिंग, हो सकता है कि डाटा प्रोसेस करने में भी डिले हो जाए, है ना? आपका मेल भेजना है तो हो सकता है टाइम लग जाए, मेल पहुँचने में टाइम लग जाए, ठीक है? कोई इमेज आप भेज रहे हैं, इमेज पहुँचने में थोड़ा-सा टाइम लग जाए, तो इस तरीके के जो है काम हो सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको बताया मैंने। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली इंटरनेट और इंट्रानेट में काम करता है। इंटरनेट सभी सिस्टम्स में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर जो है वर्क करता है, और पर्टिकुलर पूरे एक सिस्टम में, अलग-अलग सिस्टम में सारे ये काम करते हैं। एक सिस्टम अगर कोई खराब हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आपका काम रुक जाएगा, बाकी जो है आपके काम कर रहे होंगे, पूरे स्टोरेज लोकेशन और सभी चीज़ों के साथ में, फुल फैसिलिटी के साथ में। तो नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा आप लोगों ने। इसका काम क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशन और एम्बेडेड एप्लीकेशन, है ना? बहुत ज़्यादा जहाँ पर जो है इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है? इमीडिएट एक्शन है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इनपुट का प्रोसेस हो जाना चाहिए, ठीक है? उसको जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कोई भी हमने इनपुट दिया है और एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम, हार्ड पर्टिकुलर टाइम में जो है वो काम हो जाना चाहिए। अगर वो काम नहीं होता है तो हो सकता है कि हमें गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ऐसी जगह पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है? तो इट इज़ नेसेसरी एबल टू प्रोसेस इनपुट डेटा विदाउट एनी डिले, यानी कि जो भी हम डेटा दे रहे हैं वो विदाउट डिले वर्क होना चाहिए, है ना? जैसे कि आप अगर नहीं कर पाते हैं तो एक तरीके से डेडलाइन, प्रिस्क्राइब डेडलाइन भी हो सकती है, ठीक? जैसे रेलवे रिजर्वेशन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, एमआरआई मशीन है ना? एयर रेलवे रिजर्वेशन में जैसे ही जो है पूरा एक सर्वर है बॉम्बे, मान लिया कोई बिहार में बैठा हुआ है, बिहार से जो है वो इनपुट करता है डेटा, ठीक है? और इसका सर्वर कहाँ है? मेन रेलवे में, रेलवे का बॉम्बे में। तो बॉम्बे में सीधे वहाँ पर उसके पास इन्फॉर्मेशन पर पहुँच गई कि यहाँ से ये रिजर्वेशन हुआ है। अब वो सीट क्या हो गई? भर गई। वो सीट भर गई तो अब कहीं से मान लिया यूपी से कोई बंदा देख रहा है तो देख रहा है कि ये सीट भरी हुई है, अब यहाँ पे इतनी खाली है, ठीक है? तो ये क्या है? एक फिक्स टाइम, यानी पूरे उसी समय सेकंड में ही जो है वो सीट भर जानी चाहिए, वरना उसी सेकंड हो सकता है कि 50 लोग बैठे हों रिजर्वेशन करने के लिए। ऑब्वियसली कि मान लिया उसी एक ही जो है स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए रिजर्वेशन कोई कर रहा है, हो सकता है पूरे ऑल ओवर यूपी में पचासों हजारों लोग बैठे होंगे। तो फर्स्ट टाइम किसने किया है? फर्स्ट टाइम करते ही वो सेकंड, माइक्रो सेकंड का अंतर पड़ेगा और उसी टाइम पे ही तुरंत सर्वर के पास पहुंच करके इन्फॉर्मेशन वो ऑल ओवर इंडिया में पहुंच जाएगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, है ना? एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को भी जो है रियल टाइम सिस्टम के अंदर ही रखा गया। एमआरआई मशीन, एमआरआई मशीन आप लोगों ने जानते ही होंगे कि बहुत सारी उसमें रेज निकलती हैं, ठीक है? तो किसी का स्कैन करने के लिए किसी को दिया गया और उसका स्कैनिंग की जा रही है, और अगर वो इनपुट देने के बाद उस पर्टिकुलर टाइम में वो अगर उसका स्कैन नहीं कर पाता है तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? अंदर जो है उसको रेज़ मिलती जा रही हैं, बार-बार रेज़ मिल रही हैं, बार एक बार में कितनी सारी रेज़ जाती हैं अपनी बॉडी में। इस समय कोरोना में भी लोगों ने कराया है सीटी स्कैन वगैरह, तो डॉक्टरों ने भी मना किया है कि एमआरआई वगैरह नहीं कराएँ, सीटी स्कैन ना कराएँ, लेकिन लोग कराना मजबूरी है। तो वहाँ पर जो है कितने सारे रेज़ उसके पास जा रहा है। अब बाय चांस वो मशीन कुछ गड़बड़ हो गई, उस टाइम पे ना दे, तो वो कितनी सारी रेज़ हमारी बॉडी के अंदर डाल देंगे, जिससे नुकसान हो सकता है और आदमी मर भी सकता है। ठीक है? तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो है तुरंत एक्शन हो करके और तुरंत आउटपुट मिलना चाहिए। शेयर मार्केट है, आप शेयर मार्केट देखें, पल टू पल चेंज होते रहते हैं, सेकंड भी नहीं लगते हैं और चेंज होते रहते हैं। हरी बत्ती, लाल बत्ती अगर आपने देखा होगा। traffic signals. So real-time operating system require immediately transaction input from all input devices.
इन द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैव क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उसी टाइम में, पर्टिकुलर हार्डली टाइम। ठीक है, ऑल वर्क हैज प्रिस्क्राइब डेडलाइन अदरवाइज सेवर कॉन्सिक्वेंसी इन टाइम। अगर जो है वो नहीं होता है उसमें प्रिस्क्राइब डेडलाइन में, अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो बहुत सारे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके के होते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम जो इमीडिएटली वर्क करेंगे, जैसे कि गाड़ी में एयर बैग्स होते हैं, ठीक है ना। अगर गाड़ी जैसे ही एक्सीडेंट होता है और तुरंत एयर बैग्स खुल जाते हैं, अगर वो एयर बैग्स इनपुट हुआ एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट होते ही इनपुट, है ना, और वैसे तुरंत जो है उसका आउटपुट आना चाहिए कि एयर बैग्स खुलने चाहिए। अगर वो नहीं खुलेंगे तो क्या होगा, आदमी तो मर जाएगा। तो यहाँ पर जो है हार्ड रियल टाइम वर्क करता है, एमआरआई मशीन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, एयर बैग्स इन मोटर व्हीकल, इनमें जो है हार्ड रियल टाइम वर्क करता है। सॉफ्ट रियल टाइम जो अगर काम नहीं हो भी पाए तो कोई जरूरी नहीं कि जो है ओके, बाद में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मेल है, मेल जरूरी नहीं है कि जो है इमीडिएट पहुंचे। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद थोड़े मिनट में, 2-4 मिनट में, या जैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन भी जैसे नेफ्ट है तो नेफ्ट से जो है थोड़ा टाइम लगता है ना। आईएमपीएस से जो है जल्दी पहुंच जाता है, आईएमपीएस से तुरंत पहुंच जाता है, नेफ्ट से थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो जैसे कॉल है, कॉलिंग है, सॉफ्ट रियल टाइम इज अ सिस्टम हुज ऑपरेशन इज डिग्रेड इफ रिजल्ट आर नॉट प्रोड्यूस, तो छोड़ दिया जाता है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड टाइमिंग रिक्वायरमेंट, लाइक एस फोन सेलुलर। ओके, जैसे कि फ़ोन सेलुलर है, कॉल आ रही है, हो सकता है कि बीच में मिस इंटरप्ट हो जाए, नहीं पहुंच पाए कॉल, टाइम लग जाए, तो ये एक सॉफ्ट रियल टाइम में हो गया, हार्ड नहीं है, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है। दिस इज नॉट इंटरनेट डेटा डाउनलोड प्रोसेस इन पीसी, ऑडियो वीडियो सिस्टम्स हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर में तो ऑडियो जो है हो सकता है थोड़ी देर बाद चले, वीडियो थोड़ी देर बाद चले, हैंग। तो दिस इज जो है वो कोई बहुत ज़्यादा हार्डली टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है? जो हार्डली टाइम बाउंड है वो हार्ड रियल टाइम में आ जाएंगे। ठीक है, जिसके बगैर जो है कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो ये हमने आपको आज जो है इवोल्यूशन यानी कि, तो आज हमने आपको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम में आई हैं। ठीक है, और थैंक यू।